तो उनमें हमने ये काफ़ी बार सुना है, बहुत सारे लिटरेचर्स जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है। और सेकंड थिंग, जो क्लिनिकल मीटिंग्स होती है वहाँ पे हमने ये अनुभव लिया कि मात्रा बस्ती देने के बाद, सहचर तेल का मात्रा बस्ती, तो उससे काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में फ़ायदा होता है। तो अब हमें एक देखेंगे कि एक एक बस्ती कैसे काम करती है। तो जनरली अपन वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस एंड बस्ती इज़ वेरी मच गुड ट्रीटमेंट फॉर वातदोष। तो पहला उल्लेख आया है अनुवासन बस्ती का, वो आया है काश्यप संहिता सिद्धिस्थान अध्याय 1 39 श्लोक पे। और वहाँ पे वो अमेनोरिया पे, स्कैंटीमेंसेस पे, नॉन ओविलेशन पे, रिपीटेड अबॉर्शन केसेस पे अनुवासन बस्ती का उल्लेख उन्होंने करने के लिए बोला है। सेकेंड उल्लेख हमें मिला यापन बस्ती का। इट परफॉर्म्स बोथ एक्शन, दैट इज़ क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन एज वेल एज स्निग्धत्व, दैट इज़ ओलिएशन। एंड इसके बाद इनफर्टाइल पटल कपल जो है वो प्रोजेनी उनको प्राप्त होती है। तीसरा रेफरेंस मिला चरक सिद्धिस्थान में 12वें अध्याय में शतावरियादि अनुवासन बस्ती का, गुड़ुचादी रसायन बस्ती का। इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। और सबसे पॉपुलर बस्ती है जिसका नाम आपने स्लाइड पे देखा रहेगा, पहले ही नंबर पे उसका नाम है, दैट इज़ लेखन बस्ती। तो लेखन बस्ती जो है ग्रंथि अवस्था में, PCOS में एज वेल एज PCOD में काफ़ी इस पर रिसर्च हुआ है, काफ़ी प्रैक्टिशनर्स इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका जनरल जो एक्शन है वो आमपाचन, स्रोतरोध नाशक है, वातक कफ शामक है। सो जो हमारी लेखन बस्ती है उसमें बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। जनरली 2 प्रकार की लेखन बस्ती प्रैक्टिशनर्स यूज़ में करते हैं, त्रिफलादि काढ़ा, गोमूत्र, और त्रिफला तेल का भी लोग यूज़ करते हैं। त्रिफलादि तेल त्रिफला काढ़े से काफ़ी अलग है। त्रिफला तेल एंड त्रिफलादि तेल इज़ डिफरेंट। सो आप जरूर देखिए वैश्य रत्नावली में त्रिफलादि तेल का रेफरेंस, उसमें आपको बहुत सारे द्रव्य देखने को मिलेंगे। सो लेखन बस्ती affects on follicular growth and ovulation after removal of sanga created by kapha and ama in artava srotas. So apan vayu can function well and leading to normal raja pravartan as well as bija nirman. And there is a decrease in LH level, normalize the FSH level and stimulates the growth and development of follicles, that is graphene follicles. एंड जो प्रैक्टिशनर्स काफ़ी ऐसे हैं कि अनुवासन बस्ती का भी उल्लेख करते हैं और ग्रंथों में भी रेफरेंस पाया गया है कि लेखन बस्ती शुड बी फॉलोड विद अनुवासन बस्ती। कुछ प्रैक्टिशनर्स पहले 8 दिन का मात्रा बस्ती का कोर्स करते हैं, फिर 16 दिन की लेखन बस्ती देते हैं, फिर 8 दिन की मात्रा बस्ती देते हैं। तो लेखन बस्ती का स्पेशली उपयोग हमारे प्रैक्टिशनर्स करते हैं वेट लॉस के पेशेंट में। सो उद्वर्तन, स्वेदन और लेखन बस्ती ऐसा भी कोई प्रैक्टिशनर्स अपने प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं। तो PCOS की पेशेंट अगर ओबेस रहती है, उसमें ग्रंथि ज़्यादा होती है, तो लेखन बस्ती का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। सो लेखन बस्ती के बाद वी कैन सी द ग्रेजुअल वेट लॉस, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स क्यूर फ्रॉम प्रोलॉन्ग मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस। तो ये उसके हमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और एक रेफरेंस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रेफरेंस। उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर वैद्यों ने अपनी MS की डिग्री ली है, उनका थीसिस वो है। जब हमारे लेक्चर्स आगे क्लिनिक लेवल पे चालू हो जाएंगे तो मैं आपके सामने सारे पेपर्स रखने का प्रयास करूंगा कि डिटेल में एक ये जो शब्द है उसके ऊपर हम 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक है। पर ये लेक्चर हमारे जो है उसके समय की पाबंदी है, तो हम थोड़े कम समय में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो दैट इज़ शुक्रनील विबंधेशु बस्ती। तो इसका रेफरेंस पे हमारे एक वैद्य है, वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में काम करती है, उनका उसके ऊपर अच्छा उनका काम है। उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और लेक्चर्स भी दिए हैं। तो क्या है शुक्रनील विबंधेशु बस्ती? इसमें कषाय आता है दशमूल, त्रिफला, मदन फूल, पाठा, मुस्ता, पाताल गारुडी और कूटज। ऑल ड्रग्स फ्रॉम दिस, दैट इज़ दशमूल, एंड लाइक अदर्स आर उष्ण वीर्यात्मक, कटु विपाकी, and which regulates the अपान वायु विकृति, which regulates the menstruation cycle. अनुवासन बस्ती के लिए शतपुष्पा तेल का उल्लेख आया है। शतपुष्पा हैविंग आर्तव जनन कर्म एंड शोइंग गुड रिजल्ट्स इन रजोरोध, योनिशूल एंड कष्टार्तव। तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 5th डे को हमें बस्ती देना है और इसके बाद हमें 3 साइकिल तक योग बस्ती देना है, ऐसा उल्लेख वहाँ पे आया है। योग बस्ती के लिए हम दशमूल तेल, दशमूलादि काढ़ा, पालसादि काढ़ा का भी एक उल्लेख आया है, ये दे सकते हैं। मात्रा बस्ती के लिए हम सहचर तेल का उपयोग कर सकते हैं। मात्रा बस्ती और सहचर तेल हमारे महाराष्ट्र के प्रथित यश पंचकर्म के वैद्य, उन्होंने इसके ऊपर गेले 30 साल से वो काम कर रहे हैं। उनका नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, डॉक्टर रामदास जी आवाड़ सर, हमारे गुरुवर्य।
उनका मात्रा बस्ती सहचर तेल इसमें काफ़ी अच्छा कार्य है। उनके आप काफ़ी सारे लेक्चर्स है, वो आप देख के इसके ऊपर आप प्रेरणा ले सकते हैं। और लास्ट बस्ती दैट इज़ उत्तर बस्ती। पेशेंट मैरिड रहेगी और आपने PCOS का ट्रीटमेंट किया और कंसेप्शन के पास आपके क्लिनिक में आती है, तो ज़रूर आप उत्तर बस्ती का वहाँ पे उपयोग कीजिए। उत्तर बस्ती रिमूव संघ इन आर्तो व स्रोतस। सो इस प्रकार से कंसेप्शन करने के लिए उत्तर बस्ती का कार्य अच्छा है। उत्तर बस्ती करने के लिए आप फलभृत का उपयोग कर सकते हो। और ये बस्ती के लिए कौन से ऑयल या घृतम रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम लोग जब पंचकर्म की हमारी लेक्चर सीरीज शुरू होंगी उसमें हम इन डिटेल में आपके सामने सारी चीज़ें रखने का प्रयास करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्लाइड, दैट इज़ रोल ऑफ नस्य इन PCOS। सो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर से नासाई शीर्षोद्वारम। तो PCOS की जो एक्चुअल संप्राप्ति है वो हमारे हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी ग्लैंड में तैयार होती है। दैट वे HPA तैयार होता नहीं है, उससे HPA तैयार होता नहीं है, उसके लिए ओवेरियन डिस्फंक्शन होता है, LH FSH के रेशो में डिक्रीमेंट आती है। सारे आपने ये लेक्चर में ही पढ़ा है। तो नस्य क्या काम करता है, तो नस्य के बारे में काफ़ी सारे ड्रग्स है। तो ड्रग के बारे में मैं पहले बताया कि आपको डिफरेंट लेक्चर में इन्फॉर्मेशन देंगे, बट नस्य की यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। नस्य के लिए आप तैलम, घृतम, चूर्णम का उपयोग कर सकते हैं। इट स्टिमुलेट्स ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड olfactory nerve stimulates the limbic system and hypothalamus which stimulates the GnRH that is gonadotropin releasing hormone and उससे हमारी जो हार्मोन सिस्टम है HPA तैयार होकर ओवेरियन एक्सिस तैयार होता है और मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाते हैं। कुछ हमारे सीनियर वैद्यों का ऐसा रेफरेंस है कि तीक्ष्ण नस्य देने के बाद तुरंत 2 आवर्स के बाद या सेम डे के बाद मेंसेस स्टार्ट होते हैं अमेनोरिया में। ऐसे भी काफ़ी सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमने सुने हैं तीक्ष्ण नस्य के बारे में। तो जनरली PCOS में नस्य करने के लिए बहुत सारे तेलों का उल्लेख आया है, तो वो सब आप और हम आगे जाते हैं अभी देखते हैं कि और कौन से मेडिकल कंडीशंस में हम काम कर सकते हैं। तो नस्य के बारे में आपने देखा रहेगा, तो ये ऊर्ध्वांग चिकित्सा है और इट इम्प्रूव्स द फंक्शंस ऑफ ऑल ऊर्ध्वांग ऑर्गन्स इंक्लूड्स एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बहिपरिमार्जन चिकित्सा, उसमें उद्वर्तन कफमेदोहर चिकित्सा है। जनरली पेशेंट्स विथ ओबेसिटी, उसमें उद्वर्तन का काफ़ी रिजल्ट है। 15-16 दिन के उद्वर्तन के बाद 5 to 6 kg वेट लॉस, ये काफ़ी सारे वैद्यों ने अनुभव किया रहेगा। तो इसमें जनरली रुक्ष उद्वर्तन करना है, ना कि स्निग्ध उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन के द्रव्य क्या होते हैं, उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, हम पंचकर्म लेक्चर जब चालू होंगे तब देखेंगे। अवगाह स्वेद भी उसका एक अच्छा रिजल्ट है। शिरोधारा, ऑफ कोर्स वी कैन से इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिकॉज वन ऑफ द कॉज इन PCOS दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस इंड्यूस। तो स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस तैयार होता है, उसमें हम देखेंगे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ती है, कॉर्टिसोल्स बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस अगर हम कंट्रोल में करते हैं तो डेफिनेटली हम PCOS के पेशेंट में रिजल्ट अच्छे पाते हैं। ऑल्दो PCOS के कॉम्प्लिकेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट को काफ़ी सारे मेंटल इरिटेबिलिटी, टेंशन, फटीग, ये सारे प्रॉब्लम रहते ही है। तो वो सारे कम करने के लिए हम शिरोधारा का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। और एक मैं आपके सामने एक्सपीरियंस या क्लिनिकल बातें बताने के लिए चाहता हूँ, दैट इज़ शिरोधारा के बारे में भी वो पिट्यूटरी हाइपोप्लेक्सिस एक्सिस HPA को करेक्ट करती है, ऐसा हाइपोथेसिस सामने आया है। तो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कैसे काम कर सकता है, बट डेफिनेटली वी कैन नॉट से कि ऐसा डेफिनेटली होता है क्या, बट इट मे बी ऐसा हो सकता है। शिरोपिच्छ का भी यहाँ पे वातक्षय करने के लिए और वी कैन से ये विचारों को शांत करने के लिए और हार्मोनल बैलेंस करने के लिए शिरोधारा, ये सारी चिकित्साएँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो पंचकर्म के जितने उपचार है तो कौन से इनफर्टिलिटी के कॉज पे काम करते हैं, ये हमने रखने का प्रयास किया है। वमन जनरली ओवेरियन फैक्टर पे काम करता है, ओबेसिटी पे काम करता है, विरेचन। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में देख सकते हैं। हमारे पास समय कम है तो हम आगे जाते हैं। PCOS शमन चिकित्सा, तो इस ट्रीटमेंट में हमें अग्निदीपन और आमपाचन, ये हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। अग्निदीपन करने के लिए हम त्रिकटु, चित्रक जैसे द्रव्यों का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। कफनाशन, आमपाचन करने के लिए हम आरोग्यवर्धिनी जैसे ड्रग का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। कफनाशन के लिए तीक्ष्ण रुक्ष औषधि जैसे कुकुड़कल्प का हम उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेखन
क्यों करना है। तो यहाँ पे कफ दोष बढ़ता है, आमोदोष बढ़ा हुआ रहता है और स्त्रोतरोध ज़्यादा रहता है, ग्रंथि रहती है। तो इन कंडीशन में हमें लेखन कर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लेखन कर्म करने के लिए हमें कुबेराक्ष वटी जैसा कल्प हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वात कफर चिकित्सा के लिए हम आवरण को दूर करने के लिए ये ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रॉपर फॉलिकुलर को ग्रोथ करे, ओविलेशन को चालू करे। ऐसे मेडिसिन जैसे दशमूलादि क्वाथ है, वरुणादि कषाय है। उद्वर्तन का उपयोग हम कफ मेदहर कर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे जाते हैं, कौन से एकल द्रव्य है काष्ठ औषधि। इट शुड बी कफ रिड्यूसिंग, इंसुलिन एनहांसिंग, हार्मोनल रीबैलेंसिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव क्लियरिंग बैलेंस हर्ब्स। तो ये सारे हर्ब्स मैंने अपने सामने रखने का प्रयास किया। हमारे महाराष्ट्र में या भारत भर में काफ़ी सारे वैद्य हैं जो एकल द्रव्य चिकित्सा करते हैं, एक ही द्रव्य से वो रोगों को ठीक करते हैं। तो उनके भी एक्सपीरियंस जब हमें समय मिलेगा तो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कोई ड्रग है पॉली हर्बल ट्रीटमेंट, दैट इज़ सब द्रव्य को मिक्स करके भी ट्रीटमेंट होती है, और सिंगल ड्रग थेरेपी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हर एक द्रव्य का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, कौन से ड्रग कौन से अवस्था में काम करते हैं। कोई दीपन पाचन काम करने के लिए काम करते हैं, कोई मेंस्ट्रुएशन को एनहांस करने के लिए काम करते हैं, कोई रसायन जैसे काम करते हैं, कोई शुक्र धातु पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम द्रव्य गुण की लेक्चर सीरीज जब हमारे चालू हो जाएंगी तो एक द्रव्य के सामने, मतलब जो जहाँ पेड़ है या पौधा है उसके सामने वो वीडियो रिकॉर्ड होगा और आपके सामने उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिकली शेयर की जाएगी कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमें इतना ही देखना है कि ये द्रव्य पीसीओएस में काम करता है तो कैसे काम कर सकता है। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी तो उससे हम समझ सकते हैं। तो हम आगे जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से द्रव्य ये है, ड्रग्स है, कल्प ये इस पे काम करते हैं। तो कल्प का उपयोग समझने के लिए हमें पीसीओएस की अवस्थाएं देखेंगे तो हर एक कल्प का अपना अपना एक रोल है। जैसे कि हम देखेंगे फलग्रुत का रोल, तो फलग्रुत का रोल जब हमें सेकेंड या थर्ड स्टेज में इम्पॉर्टेंट है। पहले दीपन पाचन द्रव्य, उसके लिए हम अग्नितुंडी वटी का उपयोग कर सकते हैं, चित्रकादि वटी का उपयोग कर सकते हैं। ग्रंथि को दूर करने के लिए कांचनार गोगुल चंद्रबाबू वटी का यूज़ कर सकते हैं। कफ मेद और कफनाशन करने के लिए, दूर करने के लिए हम आरोग्यवर्धन जैसे कल्प का उपयोग कर सकते हैं। सो हर एक कल्प का अपना एक रोल है। रुग्ण की अवस्था समझने के बाद हम वैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें से कोई कल्प का हम आपके सामने थोड़ा सा मैकेनिज़्म रखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है लहसुन एरंडादि कषाय, इट रिमूव्स द आवरण एंड यूजफुल इन सर्कुलेटिंग द एंड्रोजन्स। सेकेंड इज सुकुमार कषाय, इट्स एक्ट्स ऑन पक्वाशय एंड करेक्ट्स अपान वायु वैगुण्य। वरुणादि कषाय डिक्रीजेस द आवरण एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोस्ट फेमस कल्प इन पीसीओएस और एनी अमेनोरिया पेशेंट रज प्रवर्तनी वटी, इट इंड्यूसेस एन आर्तो प्रवर्तक। सो मैं आप सभी वैद्यों को या विद्यार्थियों को एक विनंती करना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा कि हमारे वैद्यों को एक आदत रहती है, फीवर का पेशेंट आया महासुरशन वटी दे दो, ब्लीडिंग पाइल्स का पेशेंट आया अर्श कुठार दे दो। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, बट जब पेशेंट आपके सामने अमेनोरिया की आती है, उसको मेंसेस नहीं आते हैं, तो सब वो व्याधि का स्टडी करने के बाद या करने से पहले डायरेक्टली डू नॉट स्टार्ट रज प्रवर्तनी वटी। इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको रज प्रवर्तनी वटी दिया गया रहा और उसके बाद उनको डीएनसी तक ट्रीटमेंट करनी पड़ी ब्लीडिंग रुकाने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए। सिलेक्शन ऑफ ड्रग काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिए। रेयरली जनरली उसको ड्रग इम्पॉर्टेंट है क्या पहले देखिए, फिर वो ड्रग उस पेशेंट में आप यूज़ कीजिए। कांचन और गोगुल का उपयोग ग्रंथि और लेखन कर्म के लिए है। कुबेराक्ष ग्रंथि को कम करने के लिए, लेखन कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फलग्रुत। तो फलग्रुत करेक्ट्स एन हार्मोनल इम्बैलेंस, आल्सो इट एनहांसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। त्रिफला गोगुल कफ मेद और वेट लॉस करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो हर एक ड्रग के बारे में हमारे जब आयुर्वेद अध्ययन के जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ आयुर्वेदा कल्पाभ्यास सीरीज़, उसमें आपके सामने एक एक कल्प को रखने का हम प्रयास करेंगे। तो ये लेक्चर होने के बाद आपके सामने नया लेक्चर आएगा पुष्प धनवा रस एंड रज प्रवर्तनी के वटी में बारे में। तो उसमें आपको इन डिटेल ये ड्रग पीसीओएस में कैसे काम करते हैं और अदर गायनेक कंडीशन में कैसे काम करते हैं, तो ये हम आपके सामने रखेंगे।
तो ये सारी बातें हमने देख ली आयुर्वेद के बारे में, पंचकर्म के बारे में, औषधि के बारे में, एकल द्रव्य के बारे में हम देखते हैं अभी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज में। तो योगासन का पीसीओएस में काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट है। तो आप पंचकर्म करने के बाद जब पेशेंट की शुद्धिकरण होती है तब पेशेंट को आप पहले सूर्य नमस्कार एडवाइस कीजिए और धीरे धीरे ये आसन पेशेंट को आप क्लिनिक में गाइड कीजिए। यूट्यूब पे सारे वीडियोस रहते हैं, उनको आप एक पेपर पे इसके डायग्राम्स आपके क्लिनिक में रखिए, उस पर टाइटल डालिए दी योगासन फॉर पीसीओएस पेशेंट, तो पेशेंट घर पे कर सकते हो। आपके क्लिनिक में अगर अच्छा सेटअप है तो उनको वहाँ पे सिखाइए। ये योगासन के काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उनके वजह से पीसीओएस के सिम्टम्स कम करने में काफ़ी वैद्यों को यश मिला है। तो आप ज़रूर आपके प्रैक्टिस में इसका उपयोग कीजिए। भुजंगासन, धनुरासन, अर्धशलभासन, पश्चिमोत्थानासन और शलभासन एंड सर्वांगासन। Surya Namaskar, it's very important because Lord Surya is a Lord of energy and we are creating new things, so it's very important. It consists of 12 sets of yogasan. तो हम यहाँ पे 12 योगासन करते हैं। तो सूर्य नमस्कार पहले चालू कीजिए तो शरीर को एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फिर आप योगासन के आगे बढ़ सकते हैं। ये लेक्चर लगभग 50 मिनट्स के ऊपर हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा लंबा टॉपिक है। केस प्रेजेंटेशन को बताने के लिए और एक 1 आवर जाएगा। यूट्यूब पे मर्यादा है अपलोडिंग की और समय की पाबंदी, इसके लिए हम पीसीओएस के केस प्रेजेंटेशन अगले वाले लेक्चर्स में अध्ययन के देखेंगे और उनको वहाँ पे पूरा समय देके आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमने देखा ये सारे पूरे लेक्चर में इन शॉर्ट पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस जैसा और एक हेट्रोजेनियस डिसऑर्डर है जिसमें हाइपोएंड्रोजेनिज्म हमें देखने को मिलता है, वेट गेन देखने को मिलता है और ये काफ़ी बड़ी समस्या हमारे भारत में सभी वैद्यों के सामने है। ये गायनेक का डिसऑर्डर है, बट मैं एक चैलेंज ले कह सकता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स है 2 प्रकार के हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट आयुर्वेदा के है, वो तो सबसे बेस्ट काम करती है, नो डाउट, बट आई कैन से प्राउडली से अबाउट माई आयुर्वेदा पंचकर्म प्रैक्टिशनर्स, कौन सी भी डिग्री की हो, पीजी हो, बीएमएस हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है पीसीओएस में। और जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है मास, उसके जो सेमिनार्स रहते हैं, ज़रूर मैं आपके सामने सभी का एक लेक्चर उनकी केस प्रेजेंटेशन रखने का प्रयास करूँगा। और अभी इसकी समरी में मैं इतना कहता हूँ कि आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से पीसीओएस को कितना समय तक हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी अवस्था में ठीक कर सकते हैं, तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा समय जाता है और आप में और पेशेंट में समय रखना, एक पेशेंस रखना चाहिए। कोई पेशेंट हो 2 प्रकार के ट्रीटमेंट रहेंगे, एक पेशेंट ओनली विथ हर्बल ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन और मेडिसिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शुड बी संशोधन, देन शमन औषधि एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लगभग 6 महीने से एक साल तक अगर आप कंटिन्यूसली उसमें एफर्ट्स देते हैं और पेशेंट आपके ऊपर भरोसा रखे, बेशक वो से अच्छा फॉलोअप देता है, तो डेफिनेटली पीसीओएस की पेशेंट कंट्रोल में आते हैं। मैरिड पेशेंट में आप देखेंगे तो फर्टाइल पेशेंट में फर्टिलिटी रिजल्ट्स उसमें आते हैं। तो ये सारे मेरे खुद के 12 साल के प्रैक्टिस के और मेरे जितने भी सीनियर टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर काइंड लिसनिंग आयुर्वेदा अध्ययन लेक्चर सीरीज़। थैंक्स अ लॉट डियर डॉक्टर्स। और आप सबसे ये विनंती करता हूँ कि आयुर्वेद अध्ययन ये लेक्चर सीरीज़ है, विनामूल्य है और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करना हमारा टारगेट है। इसमें वनौषधि, कल्पाभ्यास, डिसीज़ वाइज लेक्चर सीरीज़ ये हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़रूर आयुर्वेदा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपके सामने अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए और इसके ऊपर आपका नाम और शहर व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। उसमें आपके लिए डेली अपडेट्स रहेंगे आयुर्वेदा अध्ययन के, अपकमिंग एक्टिविटीज़ के, आयुर्वेदा के जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं सभी वैद्यों को, प्रैक्टिशनर्स को फिर से विनंती करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद पूरा वीडियो देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इट्स वी कैन से इट्स एजुकेशनल एक्टिविटी। आपका सभी का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद अध्ययन कोई रीजनल या व्यक्तिगत नहीं है, आयुर्वेद अध्ययन वी आर लर्निंग टुगेदर फॉर आयुर्वेदा। भारत भर में इस वीडियो को फैलाइए और सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अनुरोध करूंगा। बहुत सारे वैद्य कॉल करते हैं और अपने फीडबैक दे रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, जय आयुर्वेद।